जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज है 8 फरवरी और आज के दिन 3 आर्टिकल्स मुझे बहुत रेलेवेंट लगे जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों 2 एडिटोरियल्स जो हैं हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस ओरिएंटेड हैं और एक आर्टिकल जो रहेगा वो पैंडेमिक रिलेटेड रहेगा, वैक्सीन्स रिलेटेड रहेगा, जो कि जीएस 3 में आ जाता है। तो जो आईआर के हमारे एडिटोरियल्स हैं वो हमारे जीएस 2 के सिलेबस को पर्टिनेंट है। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारे इस इनिशिएटिव में हर एक एडिटोरियल के एंड में क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को चाहें तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही आप 60 to 70 to 80 वर्ड्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि 250 वर्ड्स में कमेंट करना मुश्किल रहता है, तो जब तक हम इसका टेलीग्राम ग्रुप नहीं बनाते हैं एडिटोरियल्स के आंसर राइटिंग का, तब तक आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि बहुत सारे बच्चे आके अब कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आप इस एक्सरसाइज को अगर आप रेगुलर रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, तो ये बहुत एंगेजिंग रहेगी, बहुत मजेदार रहेगी। ठीक है, हम पीयर टू पीयर रिव्यू कर सकते हैं, आपके व्यूज जान सकते हैं कि क्या व्यूज हैं आपके डिफरेंट टॉपिक्स को लेके, और आपकी जो आंसर राइटिंग जो कैपेबिलिटी है, जो आंसर राइटिंग एबिलिटी है, वो और ज्यादा बेटर होगी। चलिए सो दोस्तों शुरू करते हैं आज की चर्चा। पहला आर्टिकल, द ग्रेट पावर राइवलरी रिटन बाय द ग्रेट सी राजा मोहन। देखिए अब रशिया और चाइना की फ्रेंडशिप की बात करें तो वो बहुत ज्यादा डीप हो रही है ना। अभी पीछे जैसे हमने डिस्कस किया था विंटर ओलंपिक्स के बारे में, तो विंटर ओलंपिक्स में बहुत सारी कंट्रीज ने बॉयकॉट करने की बात करी थी। अगर हम नवंबर की बात करें तो अमेरिका और दर्जन और कंट्रीज ने कहा था कि हम विंटर ओलंपिक्स को नहीं अटेंड करेंगे, बॉयकॉट करेंगे डिप्लोमेटिकली। अभी हाल ही में इंडिया ने भी कहा, उसको लेके भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि इंडिया के क्या कारण थे कि वो बॉयकॉट कर रहा है विंटर ओलंपिक्स को। पर रशिया की बात करें, रशिया और चाइना की जो दोस्ती आज के टाइम पे बहुत गहरी हो गई है ना। तो अब इनकी जो अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी चाइना में, जहां पे रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये कहा था कि जो फ्रेंडशिप है हम दोनों देशों के बीच में, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अब ये जो पुतिन की मीटिंग थी जी जिनपिंग के साथ, यहां पे और क्या चीज हाईलाइट होगी, यहां पे ये चीज हाईलाइट करेगी कि कैसे रशिया और चाइना दोनों कन्वर्ज हो सकते हैं ऑन अ रेंज ऑफ इश्यूज, चाहे वो नेटो के एक्सपेंशन की बात हो, चाहे वो ऑकस अलायंस की बात हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम नेटो एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो यूक्रेन की बात करें तो अभी यूक्रेन के ऊपर भी लड़ाई के बादल छाए हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि भी नाटो जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो ईस्टवर्ड एक्सपैंड ना करे। ठीक है, बिकॉज नेटो की कोशिश है कि यूक्रेन को भी अपने फोल्ड में लेके आना चाहता है। और अगर हम इंडो पैसिफिक की बात करें तो चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, तो ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अलायंसेस बना रहे हैं। ऑकस इज वन ऑफ देम, क्वाड इज वन ऑफ देम। तो व्लादिमीर पुतिन जी जिनपिंग के साथ यहां पे पूरी यूनिटी दिखा रहे हैं कि कैसे हम दोनों मिलके कैसे हम अमेरिका और उसके अलायंस का जो राइज है, जो कंटेनमेंट जो स्ट्रैटेजीज हैं विज़-वी टुवर्ड्स चाइना, उसको कैसे हम रोक सकते हैं। अभी जर्मनी में दिस अ चेंज ऑफ गार्ड। तो अभी ओलफ स्कॉल्स जो हैं जर्मनी के अब नए चांसलर बने हैं। अब अभी बहुत जल्दी मिलने वाले हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी अमेरिका में। अब जर्मनी की बात करें, जर्मनी के बहुत अच्छे रिलेशंस है रशिया के साथ। जर्मनी बहुत सारी जो है नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है फ्रॉम रशिया, ठीक है, जो हमारी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के थ्रू। अब जर्मनी के ऊपर बहुत प्रेशर है कि क्योंकि अब ऑब्वियसली अमेरिका चाह रहा है कि हम कि ये जो बाकी जो नेटो कंट्रीज है, जो नेटो अलाइज हैं, ये कैसे रशिया से अपनी डिपेंडेंसी कम कर दें, खास करके अगर हम नेचुरल गैस की बात करें, ठीक है, जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के थ्रू आती है। अब जर्मनी इज अंडर प्रेशर कि कैसे वो अमेरिका को अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है, बिकॉज जर्मनी हैज बीन वेरी सॉफ्ट ऑन रशिया। अभी अगर इन द फेस ऑफ द क्राइसिस, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकल बात करते हैं, अगर यूक्रेन में कोई लड़ाई होती भी है तो जर्मनी ने बहुत कैटेगोरिकली बोला है कि बस कि हमारा जो रिलेशन है रशिया के साथ उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम बहुत सारा वहां से नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, बहुत हमारा ट्रेड है रशिया के साथ। लेकिन अब ये प्रेशर जर्मनी के ऊपर बना रहेगा कि कैसे जर्मनी के जो नए चांसलर हैं, कैसे वो जो बाइडेन को अकोमोडेट करते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली जो बाइडेन वुड नॉट वांट कि कोई भी कंट्री, खास करके जो नेटो वाला है, यूरोपियन यूनियन की कोई भी कंट्री, जो ये एक एटीट्यूड, बहुत नरमी का एटीट्यूड टुवर्ड्स व्लादिमीर पुतिन शो करे, तो जो बाइडेन वुडंट वांट दैट। और अगर हम फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात करें, इमैनुअल मैक्रोन की, तो वो अभी मॉस्को ट्रैवल करने वाले हैं कि कैसे वो व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत कर सकते हैं, बातचीत के जरिए कैसे जो यूक्रेन में जो क्राइसिस बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे उसको मिटिगेट किया जा सकता है। अब रियल इंटेंट की बात करें तो दोस्तों यहां पे जो रियल इंटेंट है ना, ऐसा माना जाता है, सी राजा मोहन ये कह रहे हैं कि दोनों रशिया और चाइना दोनों एक्चुअल में तो ना, ठीक है, अपनी दोस्ती तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एक बहुत प्रोडक्टिव फ्रेंडशिप चाहते हैं विद अमेरिका। रशिया एंड चाइना वांट टू लेवरेज द यूनाइटेड फ्रंट टू नेगोशिएट बेटर टर्म्स फ्रॉम अमेरिका। तो रशिया और चाइना ये कह रहे हैं दैट लुक, देखिए चाइना तो ये
कमांड करता ही है। चाइना तो बार बार ये बात कह चुका है कि भाई वी आर द सेकंड पोल, हम दूसरा पोल हैं, ठीक है, कि भाई नाउ दिस इज नो लॉन्गर द यूनिपोलर मूवमेंट, नाउ दिस इज बैक टू द बायपोलर मूवमेंट, कि चलो किसी जमाने में जो यूएसएसआर था आज उस जमाने में हम वो हैं। तो चाइना वांट्स कि अमेरिका इस बात को रिकॉग्नाइज करे। रशिया की बात करें तो रशिया, व्लादिमीर पुतिन, ही इज कमांडिंग रिस्पेक्ट, ही एक्नॉलेजेस कि भाई आज रशिया वो नहीं है जो 1991 से पहले था, आज वो हैसियत नहीं रशिया की। लेकिन व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि भाई मैं मिखाइल गोर्बाचेव नहीं हूं, मैं व्लादिमीर पुतिन हूं, तो मेरे को रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। ही इज कमांडिंग रिस्पेक्ट। नाउ बिडेन्स आउटरीच टू पुतिन, लेकिन अभी पिछले साल क्या हुआ था कि जब जो बाइडेन ऑब्वियसली प्रेसिडेंट बने थे 2021 में, उन्होंने प्रेसिडेंसी संभाली थी, तो पिछले साल ही जो बाइडेन पुतिन को भी मिले थे। अब बाइडेन ने पुतिन को इनडायरेक्टली ये कहा कि देखो पुतिन साहब, आप अपना ईस्टर्न यूरोप में रवैया जो है थोड़ा ठीक रखिए, जो मेरी अभी एनर्जी है, जो अमेरिका की एनर्जी है, वो अभी कहां पे है, वो चाइना को कंटेन करने के लिए है, इंडो पैसिफिक में। अब अमेरिका ने विड्रॉ किया अपने आप को सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से, अमेरिका की एनर्जी हम देख रहे हैं कहां शिफ्ट हो रही है, टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक हो रही है, क्वाड बन रहा है, ऑकस अलायंस बन रहा है, ठीक है। तो अमेरिका का ये मोटिव था रशिया के साथ मीटिंग करने का, बाइडेन का ये पर्पस था कि वो पुतिन को समझा सके कि भाई मेरी एनर्जी वहां पे फोकस्ड है, आप जरा जो ईस्टर्न यूरोपियन फ्रंट की अगर बात करें तो वहां पे थोड़ा सा नरमी रखना, वहां पे आप एक रीजनेबल रिलेशनशिप रखना, ऐसी अपनी मस्कुलर पॉलिसी वहां पे ना दिखाना। लेकिन व्लादिमीर पुतिन तो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे कैसे होगा। अब व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि भाई आप अगर नेटो को ईस्टवर्ड एक्सपैंड करते रहो और दूसरी तरफ आप मेरे को बोलो कि भी मैं नरमी दिखाऊं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो पुतिन इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्रोपोजिशन, ठीक है। तो पुतिन जान के कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो जो बाइडेन की जो एनर्जी है वो डिस्ट्रैक्ट कर सके फ्रॉम द इंडो पैसिफिक बैक टू द ईस्टर्न यूरोप। अब इसमें व्लादिमीर पुतिन का नुकसान है कि फायदा है, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन सर्टनली अगर अमेरिका एंगेज्ड है इंडो पैसिफिक में चाइना को कंटेन करने के लिए, तो चाइना वुड बी हैविंग द लास्ट लाफ, कि अब चाइना कहेगा कि वाओ देखो रशिया हमारा वो काम कर रहा है, कि रशिया ये कर रहा है कि अमेरिका की टेंशन वापस ईस्टर्न यूरोप में डाइवर्ट कर रहा है, यानी कि अवे फ्रॉम इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि शायद ये रशिया के लिए ही काउंटर प्रोडक्टिव हो। नेवरदलेस अभी के टाइम पे अगर यूक्रेन क्राइसिस की बात करें तो वॉशिंगटन ये समझा रहा है बीजिंग को बार बार दैट देखो, अगर आपने भी, अगर चाइना ने भी अगर मॉस्को को सपोर्ट किया, रशिया को सपोर्ट किया यूक्रेन क्राइसिस में, तो देखो फिर ये अच्छा नहीं होगा, आपके ऊपर बहुत सारे हम सैंक्शंस लगा सकते हैं, बहुत सारे आपके ऊपर इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट्स हो सकते हैं। एज इफ चाइना केयर्स, चाइना कहता है कि लगाओ जो सैंक्शन आपने लगाने हैं, वी डोंट बॉदर अबाउट एनी सैंक्शंस, नॉट डज रशिया। ऑन अंडरस्टैंडिंग अमेरिका, देखिए अब ये तो अच्छी बात है कि रशिया और चाइना की दोस्ती बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन ये कहना कि यूएस कमजोर हो गया है, देखिए रशिया और चाइना आज के टाइम पे कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडेन हो, तो ये वो रोनाल्ड रेगन वाला या रिचर्ड निक्सन वाला अमेरिका नहीं है, ये बहुत कमजोर अमेरिका है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप को हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ किया ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से, नेटो से, है ना। अब जो बाइडेन, अब जब से प्रेसिडेंट बने तो जो बाइडेन फिर से अमेरिका को रेलेवेंट बनाना चाहते हैं ऑन ग्लोबल पॉलिटिकल स्टेज, तो जो बाइडेन कह रहे हैं दैट अमेरिका इज बैक, अमेरिका माइट हैव रिट्रीटेड during the presidency of Donald Trump, but now America is back। लेकिन ये कहना कि अमेरिका सक्षम नहीं है कि वो टू फ्रंट चैलेंज को मैनेज कर सके, ये गलत होगा, ये दिस वुड बी मिस्टेकन। तो ये सोचना कि यूएस कैन नॉट रिस्क टेकिंग अ टू फ्रंट चैलेंज, कि एक तरफ रशिया एक तरफ चाइना, तो ऐसी बात नहीं है। अमेरिका अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका सबका ही दादा है। तो अमेरिका ये कहना चाह रहा है कि भी देखो मेरे पास इनफ मिलिट्री रिसोर्सेज हैं कि मैं दोनों को, चाइना को भी रशिया दोनों को हैंडल कर सकूं। तो ये बहुत ही मिसलीडिंग होगा ये ज्यूम करना कि भाई अमेरिका अभी वीक हो गया है, कि अमेरिका ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था अफगानिस्तान से, ठीक है, अमेरिका ने अपने आप को विड्रॉ किया अफगानिस्तान से। उस बात की इच्छा अमेरिका ने बाराक ओबामा के टाइम से प्रकट करी थी कि भाई इतने पैसे वहां पे वेस्ट कर दिए, इतने लोग वहां पे मारे गए हैं, क्या फायदा हुआ। तो वहां पे अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है वहां पे अफगानिस्तान के लोग जाने, हम वहां से चलते हैं अपना बोरी बिस्तरा उठा के। लेकिन यह सोचना कि भाई अमेरिका वीक हो गया क्योंकि वहां पे अफगानिस्तान से उसने आपको विड्रॉ किया है, तो वो बात गलत क्यों है। बिकॉज अमेरिका ये बताना चाह रहा है दैट देखो मैंने बहुत फोकस कर लिया मिडिल ईस्ट में, ग्रेटर मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, अब जो मेरा फोकस है ना, अब मेरा फोकस इंडो पैसिफिक में जा रहा है। तो अमेरिका एट द सेम टाइम इज trying to enhance its focus on the conflict with the other great powers, primarily China. नाउ रिवाइविंग एंग्लोस्फेयर, अब एशिया की बात करें तो जो बाइडेन ने बहुत कोशिशें करी हैं कि कैसे वो एंग्लोस्फेयर, यानी कि हम यूके और अमेरिका की अलायंस की बात करें कि कैसे वो एशिया में रिवाइव कर सकते हैं। तो ऑकस इज वन एग्जांपल, क्वाड इज वन एग्जांपल। यूरोप की बात करें तो यूएस इज गेटिंग इट्स नेटो डक्स इन अ रो। अब देखिए यूरोपियन यूनियन तो बहुत बड़ा देश है, यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी की बात करें, देखिए यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश आ जाते हैं, लेकिन अगर ईयू की इकोनॉमी की बात करें, जीडीपी साइज की बात करें, तो रशिया से तो कई गुना ज्यादा है। लेकिन फिर भी नेटो इतना सक्षम क्यों नहीं है एक सिक्योरिटी
सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूरोपियन यूनियन स्टेट्स को, नेटो को फिर भी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी दिखानी पड़ती है। तो यूएस इज ट्राइंग टू पुल अप नेटो। यूरोप में कैसे यूएस अपनी प्रेजेंस और बढ़ा रहा है, कैसे नेटो ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रहा है। अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन में जो क्राइसिस चल रहा है तो अमेरिका भी बहुत सारे ट्रूप्स वहां पे डिप्लॉय कर रहा है। ठीक है, फ्रांस के प्रेसिडेंट की माने इमैनुअल मैक्रोन की, तो उन्होंने कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे ये कहा था कि जो नेटो है इट्स ब्रेन डेड, कि भाई अब तो अमेरिका भी इतना इंटरेस्टेड नहीं नेटो में, अब तो उसका कोई रेलेवेंस रहा नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे जब से जो बाइडेन आए हैं, जब से जो बाइडेन कह रहे हैं दैट लुक अमेरिका इज बैक, अमेरिका वापस आ चुका है ग्लोबल पॉलिटिकल स्फीयर में। बेशक डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे अमेरिका रिट्रीट कर गया था, तो इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं दैट लुक वी आर इंटरेस्टेड, फ्रांस कह रहा है दैट वी आर इंटरेस्टेड टू कोऑर्डिनेट विद द यूएस। जो भी यूक्रेन में क्राइसिस चल रहे हैं तो हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि नेटो को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। अंत में दोस्तों ये बात भी आती है कि कहीं व्लादिमीर पुतिन, जो कि अभी यूक्रेन में भी लड़ाई के बादल अभी छाए हुए हैं, व्लादिमीर पुतिन भी बहुत अभी यहाँ पे अपनी गर्मी दिखा रहे हैं, बहुत डोमिनेंस दिखा रहे हैं। क्या ये कोशिश व्लादिमीर पुतिन की काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं होगी? कि क्या ये पुतिन का जो चैलेंज है यूक्रेन का, क्या ये कहीं उल्टा नेटो को और स्ट्रेंथन तो नहीं कर देगा? क्या व्लादिमीर पुतिन जो बाइडेन को और अमेरिका को ज्यादा अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं? ये सवाल सामने आता है। तो वेयर डज दिस लीव्स इंडिया? देखिए अभी इंडिया तो चुप है। कजाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हुए थे, सिविल अनरेस्ट हुआ था, वहां पे रशियन ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए थे। यूक्रेन क्राइसिस की बात करें तो इंडिया भी चुप है। क्रीमिया को जब एनेक्स किया था 2014 में, तभी भी इंडिया ने चुप्पी बनाई रखी थी। तो इंडिया अभी तक तो चुप है। ठीक है, अब इंडिया भी देख रहा है, वेट एंड वॉच हो रहा है इंडिया के साथ भी, कि देखिए अभी जो टाइज हैं रशिया के साथ, चाइना के साथ, यूएस के साथ और इन तीनों देशों के एक दूसरे के साथ कैसे बनेंगे आने वाले समय में, ये देखने वाली बात होगी और उस हिसाब से इंडिया अपनी पॉलिसी डिजाइन करेगा। नाउ दिल्ली नाउ स्टैंड्स क्लोजर देन एवर बिफोर टू द वेस्ट। क्वाड की बात करें अगर हम, अमेरिका के साथ अगर रिलेशंस की बात करें, तो नई दिल्ली के रिलेशंस अमेरिका के साथ आज काफी बेहतर है एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज मे बी 15 ईयर्स बैक, मे बी 20 ईयर्स बैक। तो अभी रशिया तो हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर है ही है, रशिया के साथ तो हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है ही नाउ। लेकिन अगर कोई ऐसा, अभी तो देखिए अभी हम चुप हैं, अभी तो यूक्रेन क्राइसिस में इंडिया कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कल को कुछ ऐसा अगर होता है कि रशिया और अमेरिका के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती है, खास करके यूक्रेन को लेके, तो अगर नई दिल्ली की बात करें तो फिर यहां पे नई दिल्ली मॉस्को को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। बिकॉज अगर रशिया को सपोर्ट करना पड़ेगा दिल्ली को, उसके लिए उस चक्कर में नई दिल्ली को अपनी जो यारी है, अपनी जो दोस्ती है अमेरिका के साथ और अमेरिका के अलायंस के साथ, वो कुर्बान करनी पड़ेगी। और अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करें, तो ये बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं करेंगे इंडिया। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है? मोर देन चाइना इट इज रशिया विच सीम्स टू बी रोमांटिसाइज्ड विद द आइडिया ऑफ 21st सेंचुरी कोल्ड वॉर। क्रिटिकली इवैल्यूएट, इसको 250 शब्दों में 250 वर्ड्स में इवैल्यूएट करिए। चलिए अगले आर्टिकल की टुवर्ड्स चलते हैं। ये हिंदू में आया था, नोट्स फॉर इंडिया एज द डिजिटल ट्रेड जगरनॉट रूल्स ऑन। देखिए अब अगर हम इसकी बात करें ना, ग्लोबल रूल्स ऑन डिजिटल ट्रेड की, देखिए अभी जो सेकंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी वो 1998 में हुई थी डब्ल्यूटीओ की। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना थी वो भी 1994 में हुई थी। तो जो मेंबर्स थे दे हैड एग्रीड ऑन द कोर रूल्स फॉर द ई कॉमर्स रेगुलेशन। अब यहां पे ई कॉमर्स की बात 1998 में, तो देखिए अभी ई कॉमर्स तो पिछले 10-12 सालों में इंडिया में तो हमने देखा है ई कॉमर्स की ग्रोथ की अगर हम बात करें, है ना। लेकिन ये 1998 की बात है जब ग्लोबल ई कॉमर्स रेगुलेशन की बात चल रही थी डब्ल्यूटीओ में ना। उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त एक टेम्पररी मोरेटोरियम लगा दिया गया था किसपे? कस्टम ड्यूटीज के ऊपर, रिलेटेड टू जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, राइट। अब यहां पे ये मोरेटोरियम को बार बार रिन्यू करा गया, यानी कि जो इंपोजिशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज थी उसको बार बार अबॉलिश करा गया, खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की अगर हम बात करें। लेकिन यहां पे कुछ देश थे, खास करके डेवलपिंग देश जैसे इंडिया और साउथ अफ्रीका, उन्होंने इस मूव को अपोज किया। उनका यह कहना था कि जो मोरेटोरियम आप बार बार लगा रहे हैं, यानी कि ये जो आप इंपोजिशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज को बार बार अबॉलिश कर रहे हैं, इससे हमको नुकसान हो रहा है, डेवलपिंग देशों को नुकसान हो रहा है। बिकॉज ये जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, ये जो रेवेन्यू हमको दे सकते हैं वो रेवेन्यू हमारे पास नहीं आएगा अगर आप कस्टम ड्यूटी को लिवाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो डेवलपिंग देशों को ऑब्वियसली पैसों की जरूरत रहती है। ठीक है, तो अब ये जो रेवेन्यू आना था डेवलपिंग देशों के टुवर्ड्स बाय इंपोजिशन ऑफ द कस्टम ड्यूटीज, जो नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ द मोरेटोरियम, उसके करके इंडिया और साउथ अफ्रीका ने काफी इसको लेके प्रोटेस्ट किया था। अब यहां पे एक और बात समझने को आती है, वो है जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं जेएसआई। अब जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव के चलते, ठीक है, नाउ जेएसआईज आर व्हाट, दे आर नेगोशिएटिंग टूल इनिशिएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ डब्ल्यूटीओ मेंबर्स। दोस्तों ये बात समझनी जरूरी है, ये डब्ल्यूटीओ का हिस्सा नहीं है जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव, ये डब्ल्यूटीओ के बाहर है। ठीक है, अब यहां पे जो कुछ कंट्रीज हैं किसी सर्टेन स्पेसिफिक इशू के ऊपर कोई एड्रेस करना चाहते हैं, कोई सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव का ये मैकेनिज्म आ जाता है। नाउ अब यहां पे
ये जो मेंबर जो जेएसआई के अंदर आएंगे, यहां पे समझने वाली बात ये है, ये वो रूल्स फॉलो नहीं करते जो डब्ल्यूटीओ में फॉलो किए जाते हैं। जो रूल ऑफ कंसेंसस, यानी कि यूनानिमसली जो सबका कंसेंसस लेके जो डिसीजन अपहोल्ड किया जाता है, वो काम इसमें नहीं होता है। ठीक है, नाउ एट प्रेजेंट देयर आर सेवरल एक्टिव जेएसआईज ऑन द ओकेजन ऑफ द 11th डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। जेएसआई यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव वाज क्रिएटेड ऑन ई कॉमर्स ऑल्सो। तो अगर इसकी जेएसआई की बात करें तो अभी 71 मेंबर्स हैं जेएसआई के, इंडिया मेंबर नहीं है जेएसआई का। ठीक है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। तो ये 71 सिग्नेटरी जो मेंबर्स थे, इन्होंने अनाउंस किया कि भी कैसे हम जो भी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, या जो कस्टम ड्यूटीज को लेकर जो झगड़ा चल रहा है, इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। कुछ और देशों ने, खास करके कुछ और डेवलपिंग देशों ने, अगेन ये इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों इस इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है, कुछ और डेवलपिंग देशों ने 2019 में इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और डिस्पाइट होल्डिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू मोस्ट ऑफ द जेएसआई मेंबर्स ऑन की इश्यूज। तो अब इंडिया और साउथ अफ्रीका क्या कहना है? इंडिया साउथ अफ्रीका ये कह रहे हैं, देखिए आप जेएसआई जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव जितना मर्जी बना लीजिए, चाहे कोई कंट्री डेवलप्ड है, चाहे कोई कंट्री डेवलपिंग है, लेकिन जो डब्ल्यूटीओ का मैकेनिज्म है, जो डब्ल्यूटीओ का कंसेंसस बेस्ड फ्रेमवर्क है, उसको अपहोल्ड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और हर एक देश की, हर एक मेंबर की अपनी आवाज होनी चाहिए, वोट होनी चाहिए, चाहे वो डेवलप्ड है, चाहे वो डेवलपिंग है। ठीक है, तो बेशक 2019 में भी बहुत सारे डेवलपिंग देशों ने ये मैकेनिज्म को फॉलो किया। इंडिया ने बोला कि नहीं, ये मैकेनिज्म को हम नहीं अपहोल्ड करेंगे क्योंकि डब्ल्यूटीओ का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ठीक है, बिकॉज वाई? बिकॉज जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव में तो चलो 71 मेंबर्स हैं, बट डब्ल्यूटीओ के सारे मेंबर्स तो नहीं है ना इसमें। तो इस करके किसी भी प्रोसेस को अगर आपने लीगली अपहोल्ड करना है तो डब्ल्यूटीओ का फ्रेमवर्क फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर हम खास करके ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स की बात करें, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, चाहे वो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, व्हाटएवर इट इज, तो फॉर द प्रोसेस टू बी लीगली वैलिड द इनिशिएटिव मस्ट ईदर बिल्ड कंसेंसस और नेगोशिएट अ प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट आउटसाइड द डब्ल्यूटीओ। अब यहां पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई है, डेटा लोकलाइजेशन की बात करें, है ना। अब देखिए दोस्तों, यहां पे अगर डेटा लोकलाइजेशन की बात करें तो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं जो जेएसआई के भीतर हैं और जो जेएसआई के बाहर भी हैं, उन्होंने डेटा लोकलाइजेशन मैंडेट्स इंपोज करे हैं। तो अगर हम अपने डेटा प्रोटेक्शन बिल की भी बात करें, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो ड्राफ्ट स्टेज में जो बिल प्रपोज किया था, तो ये बात करी गई थी कि भी हमारा डेटा सॉवरेन है, तो हमारा डेटा, चाहे आपका वो बैंकिंग डेटा है, चाहे वो आपका पर्सनल डेटा है, ई कॉमर्स डेटा है, चाहे आपका फेसबुक का डेटा है, तो वो डेटा बाहर नहीं जाएगा, वो हमारी ही टेरिटरी में रहेगा, बाहर थर्ड पार्टी में नहीं, थर्ड कंट्री में नहीं जाएगा। ठीक है, अब जो विदेशी कॉर्पोरेशंस हैं, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करना डेटा लोकलाइजेशन की, ये अननेसेसरी है। ठीक है, और ये कंप्लायंस कॉस्ट को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे अमेजॉन की बात करें, फेसबुक की बात करें, ठीक है, जो ग्लोबल मेजर ई कॉमर्स जायंट्स हैं, सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उनका ये कहना है कि अगर आप कहते हैं, अगर भारत सरकार ये कह रही है कि आपका जो डेटा है वो सॉवरेन है और वो कहीं बाहर थर्ड पार्टी, किसी थर्ड कंट्री में नहीं जाएगा, तो ये तो फिर एक तरह का ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी होगी। ये बात, ये जो स्टैंड है, ये इन बड़ी बड़ी कंपनीज का ऐसे कहना है। लेकिन इस बात को तो नहीं हम झुटला सकते ना, इस बात को तो हम नहीं डिनाई कर सकते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, दैट वी नीड टू मूव टुवर्ड्स अ रेजिम जहां पे डेटा प्रोटेक्शन की बात बहुत नेसेसरी हो। अब यहां पे डेटा सॉवरेनिटी की बात आती है, और डेटा सॉवरेनिटी इज चैंपियनड एज अ मींस ऑफ रेजिस्टिंग डेटा कॉलोनियलिज्म। देखिए, हम डेटा एज में रह रहे हैं, कहां एक स्टोन एज का टाइम था जब इंसान ने पत्थरों को रब करके आग लगाना सीखा था, आज हम डेटा एज में रह रहे हैं। तो सिविलाइजेशन ने कितना प्रोग्रेस किया है, तो बहुत जरूरी है कि हम डेटा को प्रोटेक्ट भी करें। अब देखिए, हमको ग्लोबल ट्रेड में भी आगे बढ़ना है, हमको किसी किस्म की ऐसी टेंडेंसी नहीं शो करनी कि हम प्रोटेक्शनिस्ट हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी शो करना, और हमको ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट भी करना है। एट द सेम टाइम हमको डेटा भी अपना प्रोटेक्ट करना है, जो पर्सनल डेटा है सिटीजंस का। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी की बात आ जाती है। तो पॉलिसी मेकिंग फॉर इंडिया डिजिटल इकोनॉमी इज वेरी क्रिटिकल। ठीक है, अब डिजिटाइजेशन को इतना थ्रस्ट दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली डिजिटाइजेशन को थ्रस्ट के चलते जो आपका डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। नाउ, पर अगर ऐसे हम ट्रेड नेगोशिएशन से अगर बाहर जाते रहेंगे, अगर हम ट्रेड नेगोशिएशन में कोई फैसला नहीं हो पाएगा, अगर बार बार हमारे डिस्प्यूट्स के चलते जो सारे के सारे मैकेनिज्म्स हैं जो कि बनाए जाते हैं सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, अगर वो हाईजैक रहेंगे, रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इस तरह से जो डिजिटल ट्रेड है वो ज्यादा बेहतर इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, डिजिटल ट्रेड ज्यादा फैसिलिटेटिव नहीं हो पाएगा। तो देखिए, कमियां पेशियां हर किसी में होती हैं, चाहे डब्ल्यूटीओ हो, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, लेकिन डिस्पाइट ऑल इट्स फेलिंग्स द डब्ल्यूटीओ प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन द ग्लोबल गवर्नेंस और इट इज वेरी वाइटल फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट।
तो नेगोशिएट करें हम देशों के साथ, नेगोशिएट हम करें चाहे कोई भी मैकेनिज्म हो, लेकिन अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को सरेंडर करें बिना। यानी कि अगर कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी बोले कि जी इंडिया के जो डेटा लॉज हैं वो बहुत प्रोटेक्शनिस्ट हैं, तो प्रेशर में नहीं आना। हमने अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमने अपने सिटीजंस को भी राइट टू प्रिवेसी की गारंटी देनी है। ठीक है, उनका डेटा सॉवरेन है, उनका डेटा उनके पास ही रहे, ज्यादा उनका डेटा मिसयूज ना हो पाए। तो इस करके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके इंडिया के आने वाले डिजिटल फ्यूचर के लिए। क्वेश्चन क्या बनता है? ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव मैकेनिज्म। इन व्हाट वेज डज डेटा लोकलाइजेशन पोर्ट्रेज टू बी अ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर इम्पोज्ड बाय अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया? चलिए, सो दोस्तों इसको 250 वर्ड्स में आपने आंसर करना है। अगला आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल आज का। चलिए, अब इसमें क्या बात हो रही है? इसमें हो रही है बात अ डोज ऑफ साइंस इन द वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी। चलिए, तो अब इसमें दोस्तों जो बात करी गई है कि कैसे अभी थर्ड वेव के टाइम पे देखिए बहुत सारा भी हवा मचा के भाई हमको वैक्सीनेशन करनी चाहिए, बूस्टर डोज देना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे बात की जा रही है कि बच्चों को भी वैक्सीनेशन मिलनी बहुत जरूरी है, 12 साल के बच्चों को, 15 साल के बच्चों को। अब एकदम से बहुत वो हवा बना हुआ है, बहुत हाइप बना हुआ है। ठीक है, पैंडेमिक में देखिए कोशिश हर एक सरकार की रहती है कि कैसे जल्द से जल्द हम लोगों को बचा सकते हैं, कोई भी इस तरह का कोई हार्मफुल इंपैक्ट ना हो, पैंडेमिक के चलते लोगों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो सके, लोगों की ज्यादा जाने ना जाए। तो जो भी रिस्पांस सरकार के द्वारा जरूरी होता है वो बहुत सरकारें, कोई भी सरकार हो, कोई भी देश की सरकार हो, वो सारी अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं। अब पैंडेमिक के चलते आपको यह भी पता होगा कि पैंडेमिक के चलते जो रिस्पॉन्स है लोगों का भी बहुत पैनिक ओरिएंटेड रहा है। ठीक है, अब किसी देश में कोई वैक्सीन आ गई है तो यहां पे भी वो वैक्सीन आ जाए, किसी देश में कोई लोग ये दवाई खा रहे हैं तो यहां पे भी वो दवाई खाएं। अब एकदम से ये बूस्टर डोज की जो बात चल रही है, ठीक है, कि अब ये बूस्टर डोज तुरंत लोगों को दे देनी चाहिए। कोमॉर्बिडिटीज जिनको हैं 18 to 59 में, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको भी बूस्टर डोज दे दो, बच्चों को इंजेक्शन दो। तो ये सब बातें साइंटिफिकली एविडेंस के हिसाब से हैं क्या? ये सब बातें साइंटिफिकली प्रूवन है? ठीक है, तो हमको यहां पे थोड़ा एक बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ चलना चाहिए। यहां पे हमको जल्दबाजी में आके कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए। और ये तो मौका है जो थर्ड वेव अभी हमारे सामने आया है कि कैसे आने वाले समय में, देखिए थर्ड वेव के आते आते हमारी जो स्ट्रैटेजी है काफी बेटर हो गई है। फर्स्ट वेव के टाइम पे तो हमको पता ही नहीं था कि हमको कैसे रिएक्ट करना है। देखिए बीमारी नहीं है, बीमारी भी न्यू है, इट्स अ न्यू वायरस, और इसको डील करने के लिए सारे ही साइंटिस्ट इतने दिन रात एक करके दवाइयां बना रहे थे, वैक्सीन बना रहे थे। ठीक है, अब इतनी जल्दी तो वैक्सीन बनती भी नहीं है, इतनी जल्दी वैक्सीन बन गई है। बट अब ये वैक्सीन के क्या इफेक्ट्स होंगे क्या नहीं होंगे तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन हर एक कंट्री का जो डेटा होता है वो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई वैक्सीन किसी कंट्री में किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को किसी और तरीके से सूट करे और किसी और कंट्री में किसी और तरीके से सूट करे। ठीक है, तो ये जो टाइम है, दिस टाइम एट हैंड शुड बी यूज्ड फॉर सम रिफ्लेक्शन एंड एक्शंस, और कैसे हम साइंटिफिकली बेस्ड एविडेंस के हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो जो डेटा दूसरी कंट्रीज ने यूज किया है वैक्सीन इफेक्टिवनेस के लिए, तो वो मैंने जैसे अभी बोला वो हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है वो उनके डेमोग्राफिक्स और उनका डेटा डिफरेंट हो, हमारे लिए वो डिफरेंट हो सकता है। हमारे जो डिसीजंस होने चाहिए वो लोकल डेटा और एविडेंस के बेस्ड के ऊपर होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क ने आफ्टर एनालाइजिंग लोकल एविडेंस, डेनमार्क ने डिसाइड किया कि नहीं, हम कोविड-19 वैक्सीन जो है अपने बच्चों को नहीं देंगे। 5 साल से 12 साल के ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन नहीं देंगे। ठीक है, उन्होंने स्टडी किया, साइंटिफिकली बेस्ड एविडेंस के हिसाब से उन्होंने बोला कि हम नहीं देंगे। अब अगर हम इंडिया की बात करें, देखिए यहां पे इंडिया में जो BCG वैक्सीन है जो कि अगेंस्ट टीबी या जापानीज एन्सेफेलाइटिस के अगेंस्ट दी जाती है ना, ये वैक्सीन बाकी देशों के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स का हिस्सा नहीं है, हमारे देश के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। तो व्हाट सूट्स फॉर अस माइट नॉट सूट फॉर अदर्स एंड व्हाट सूट फॉर अदर्स माइट नॉट सूट फॉर अस, एज सिंपल एज दैट। लेट साइंस डिटर्मिन वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी। देखिए अब सक्सेस ऑफ एनी वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो ये तो सिटीजंस के कंट्रीब्यूशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। सिटीजंस आएंगे, दे विल कम फॉरवर्ड, ठीक है, वो विलिंग होंगे। अब देखिए फर्स्ट वेव के बाद जब सेकंड वेव आया तो सेकंड वेव से पहले चलो बेशक पिछले साल 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया था, लेकिन सेकंड वेव तक लोगों को इतना नहीं था कि हमने टीका लगवाना है। इट टुक अ सेकंड वेव टू कम कि लोगों को इस बात की इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई कि वैक्सीनेशन करना कितना जरूरी है। ये कोरोना वायरस खत्म नहीं हो गया है तो हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करना, इम्यूनाइज करना बहुत जरूरी है। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब आने वाले समय में अब चलो लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, 2 वैक्सीन लगवा ली, अब तीसरा शॉट, बूस्टर शॉट, बच्चों को टीका लगवाना क्या मैंडेटरी है नहीं है, इस बात का फैसला साइंस को करने दीजिए। अब ये तो है नहीं है कि वैक्सीन अब आप जैसे कि आप करियाने की मार्केट में जाके चिप्स लेके आते हैं, बिस्किट लेके आते हैं और आकर जब भी आपने मन किया तो खा लिया, तो कोई पेप्सी कोला तो है नहीं है। ठीक है, इसको साइंटिफिकली इसको डिटर्मिन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब मन किया हमने टीका लगवा लिया, वो वाली तो हम नहीं जाएंगे ना कि ऐसा लोगों के अंदर बिहेवियर आ जाए। और कोई ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट भी नहीं है कि बच्चों को अगर वैक्सीनेशन नहीं मिली तो वो स्कूल जा सकते हैं, बीमार हो जाएंगे। बल्कि साइंस तो ये बता रही है कि चिल्ड्रन नीड नॉट बी वैक्सीनेटेड टू अटेंड स्कूल।
तो ये जो अनसाइंटिफिक और मिस इन्फॉर्म्ड पब्लिक डिस्कोर्स है, खास करके आज के टाइम पे, जैसे आपको पता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोगों को बहुत सारी अफवाहें मिल जाती हैं। तो ये पैंडेमिक के चलते इन्फोटेमिक भी बहुत चला है। तो बहुत जरूरी है कि जो सरकारें हैं वो इस सब कंट्रोवर्सी में पड़ के ना अपना रिएक्शन दें, ना अपना ऐसे एक्शन कोई करें। तो एक बहुत वेल इन्फॉर्म्ड और साइंटिफिकली बैक्ड एक्शन बहुत जरूरी है। मार्केट ऑथराइजेशन की बात करें तो अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि जी कोविशील्ड और कोवैक्सिन को मार्केट ऑथराइज कर दिया गया है। तो ऑन द फर्स्ट स्लाइड सुनने में ये लगता होगा कि भाई किसी की मर्जी हो, जो मर्जी कभी भी चाहे तो ये वैक्सीन मार्केट से लेके आ सकता है। जैसे आप किराने की मार्केट से जाके अपना चिप्स या बिस्किट लेके आते हैं, तो कोई कभी मर्जी जाके भैया मेरे को कोविशील्ड देना, भैया मेरे को 2 कोवैक्सिन देना, तो ऐसे सुनने में तो लगेगा कि भाई कभी भी जाके आप लेके आ सकते हो। लेकिन रियलिटी कुछ और है। ये जो दोनों कोविड-19 वैक्सीन्स हैं, दे हैव रिसीव्ड नॉट द फुल बट अ कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन। तो ऐसा नहीं है कि इसको अगर मार्केट ऑथराइजेशन मिल गया है तो लोग जाके मार्केट में जाके दर्जन कोविशील्ड या दर्जन कोवैक्सिन लेके आ जाएंगे। तो जनरल पब्लिक के लिए कुछ नहीं बदला। अभी भी सरकार जो होगी वो कंटिन्यू करेगी टू रेगुलेट द वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे पहले कर रही थी। तो वे फॉरवर्ड क्या है? तो देयर इज अ नीड टू आइडेंटिफाई द वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन स्पेसिफिक पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद एनालाइज द कोविड-19 डिजीज एंड द वैक्सीन डेटा, और उसके हिसाब से फिर आप अपना रिएक्शन बनाइए, उसके हिसाब से आप अपने आउटकम जज करिए। ठीक है, इसके लिए रिसर्च होना बहुत जरूरी है, बैक्ड बाय क्लिनिकल एंड एपिडेमियोलॉजिकल डेटा। तो इंडिया की जो कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, बहुत, अब देखिए बहुत गर्व की बात है कि 95% से ज्यादा लोगों को सिंगल शॉट वैक्सीन मिल चुका है। ठीक है, और काफी हमारी इंप्रूवमेंट हो रही है। अगर हम डबल शॉट की भी बात करें तो काफी लोगों को डबल शॉट वैक्सीन भी लग चुका है। तो कहां इस साल अगर 2021 के अप्रैल की बात करें तो कितना क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि भाई हमारे लोग यहां पे वैक्सीनाइज नहीं हो रहे हैं, कि सरकार बजाय कि यहां पे लोगों को वैक्सीनेट करे, सरकार इस बिजी वैक्सीन मैत्री के चलते बाकी देशों को वैक्सीन पहुंचाने के लिए। लेकिन हमने बहुत कमेंडेबल कवरेज अटेन करा है, तो बहुत अच्छी बात है, सो हैट्स ऑफ। लेकिन ये कहना कि आज 2022 में बहुत सारे टीके हमारे पास पड़े हैं या लोगों के अंदर वैक्सीनेशन हो चुकी है, लोगों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, तो चलो अब आप क्या करते हैं, एक और बूस्टर डोज का हम कर देते हैं काम शुरू। तो ये करिए बूस्टर डोज, मैं मना नहीं कर रहे कोई, लेकिन ये कोई रीजन नहीं बना कि अभी हमारे पास वैक्सीन बहुत पड़ी हैं, बहुत अबंडेंट सप्लाई है और लोगों के अंदर इम्यूनिटी भी डेवलप हो चुकी है, तो कल को कोई 4th या 5th वेव आएगा तो पहले हम बूस्टर शॉट दे देंगे। नाउ दिस नीड्स टू बी बैक्ड बाय साइंटिफिक एविडेंस। चलिए, क्वेश्चन क्या बनता है? डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ हैविंग अ साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी फॉर स्टीयरिंग आउट ऑफ द करंट पैंडेमिक। द थर्ड वेव प्रोवाइड्स अस विद द सिल्वर लाइनिंग इन दिस रिगार्ड। कमेंट, इसको 250 शब्दों में कमेंट करिए। तो दोस्तों, जाने से पहले बस आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी देना चाहता हूं कि जैसे कि आप जानते हैं हमारे कुछ कोर्सेज प्री कम मेंस की अगर हम बात करें तो प्री के चलो क्रैश कोर्सेज तो चल ही रहे हैं, लेकिन आगे जाके आपने मेंस भी लिखने हैं, सिर्फ प्रीलिम्स तो नहीं लिखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, अगर आप हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल एसए की बात करें, ठीक है, एसए की बात हो, या जनरल स्टडीज फाउंडेशन का मेंटरशिप कोर्स की बात करें, या अगर हम PSIR की बात करें, तो अगर इन कोर्सेज को आप अवेल करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, ये जो कोर्सेज हैं आपको अवेलेबल रहेंगे 2023 के मेंस तक। ठीक है, तो ये आपकी जो वैलिडिटी है काफी लंबी है, तो लगभग 1.5 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की रहेगी। और इन सभी कोर्सेज में, एसए में, जीएस में, PSIR में आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, टेलीग्राम ग्रुप होगा इसके लिए अलग से, 1-on-1 मेंटरशिप ग्रुप होगा, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगा, और इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स की कवरेज मिलेगी, चाहे हम जनरल स्टडीज की बात करें, चाहे हम PSIR की बात करें। सो दोस्तों, अगर आप इन कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, इनको अवेल कीजिए, इससे पहले लेट हो जाए। बाकी दोस्तों, मिलेंगे कल, तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।